Okay, first of all, great morning. चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, बहुत ही आसान सा चैप्टर 10th क्लास में। 11th क्लास में आए तो थोड़ा सा कुछ और एडिशन कर दिया और आपके सामने रख दिया। आप में से कईयों को तो बहुत आसान लगती होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि पता नहीं क्या चीज है। पीछे आपने क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बेसिक को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बहुत डेप्थ में, ताकि कभी भी कोई पॉइंट आए तो उस पॉइंट की वजह से परेशान ना हो आप। यहां पे प्रोबेबिलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है जो आपके सिलेबस के हिसाब से। इंट्रोडक्शन, इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर याद है आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, याद है? तो वो बेसिक फॉर्मूला तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यहां इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में कवर अप करेंगे। इसके बाद यहां पे 12th क्लास में हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये अब हमें पढ़ना है एक्स्ट्रा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन वहां बहुत शॉर्ट में पढ़ा है, यहां थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद बाइस थ्योरम, ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए यहां पे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल 7 टॉपिक है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तीसरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, चौथा हमें पढ़ना है और इसके बाद पढ़ना है हमें और इसके बाद तो आज वाली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिक फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे और डेप्थ में बात करेंगे इसकी। तो चलिए बात करते हैं जरा इंट्रोडक्शन में। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है PE इक्वल्स टू NE अपॉन NS। NE का मतलब है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस और नीचे लिखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ केसेस। E का मतलब यहां पे इवेंट है, यहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है हमने। E मींस इवेंट। NE का मतलब है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और NS का मतलब है टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं। 10th क्लास में किया है मैंने बताया अभी आपको, 11th में भी किया है, बट रिमाइंड हो जाएगा आपको। मान लो एक कॉइन को हम 2 बार उछालते हैं, तो 2 बार उछालने के ऑप्शन, चलो ऑप्शन सोचते हैं। ये क्या लिखा है भूल जाओ अभी। मान लो एक कॉइन को 2 बार उछालोगे तो या तो हेड आएगा। अच्छा, एक कॉइन को 2 बार बोल लो या 2 कॉइन को एक साथ बोल लो, बात एक ही है। क्लियर है? तो मान लो एक कॉइन को हमने पहली बार उछाला तो हेड आ गया और उसी कॉइन को दोबारा उछाला तो हेड आ गया। मान लो दोनों पे हेड आ गए, पहली बार में भी और दूसरी बार में। या तो ये ऑप्शन होगा, या फिर एक कॉइन को जब उछालोगे तो पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं हमारे पास। ये सैंपल स्पेस बनाया है हमने यहाँ पे कि या तो हेड हेड होगा या हेड टेल होगा या टेल हेड होगा या टेल टेल। ये फर्स्ट पे और ये सेकंड पे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो इसके सैंपल स्पेस बता दिए मैंने। अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आपके पास टोटल केसेस क्या है? जब एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है आपके पास। लेकिन पूछ किसके बारे में रहा है? 2 हेड, एक के बाद दूसरा हेड। कितने ऑप्शन है आपके पास? सिर्फ 1 ऑप्शन है। तो यहां पे मैंने लेट किया कि इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड, ये हमारा E है। तो N ऑफ E, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितना है आपके पास? 1। और यहां पे टोटल कितने हैं? 4। तो N ऑफ S 4। फॉर्मूला होता है NE का PE का NE अपॉन NS, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इवेंट, N ऑफ E नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और NS नंबर ऑफ टोटल केसेस, 1/4। मतलब 4 में से सिर्फ एक ही चांस होगा जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा जी? 2 हेड आ जाएगा। क्लियर है जी? तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल इसका। तो उम्मीद करता हूं जो पीछे आपने पढ़ा वो सब रिमाइंड हो गया होगा। इसके बाद अब हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर। ये कौन कौन से टर्म है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हमने कहा कि एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग 2 कंडीशन। अगर ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो पहला, इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम।
और दूसरा इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। दो बातें होनी चाहिए। एक तो आपको लिखा है यहां पे कि जब आप किसी भी आउटकम को मान लो उछालना है, फेंकना है या प्रिडिक्ट करोगे, तो उसमें सिंपल सी बात है एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए उसकी। और दूसरी बात, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो एक खोटा सिक्का जिसके दोनों तरफ हेड है, पहले से पता है, तो आप चाहे कैसे भी उछाल लो, हेड ही आना है। समझ रहे हो? दूसरी बात, आपको पहले से पता है, प्रिडिक्शन आपको पहले से पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं जानी, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जानी है। ठीक है? तो दो बातें, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, और दूसरी बात यस, आउटकम को आप एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद है हमारे पास आउटकम क्या होता है जी? द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग आउटकम। इफ अ क्वाइन इज टॉस्ड, अगर एक क्वाइन को टॉस करोगे तो या फिर इसको क्या बोलते हैं? आउटकम। अच्छा, एक क्वाइन को दो बार टॉस करोगे तो अभी पीछे दिखाया, या तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, इसको क्या बोलते हैं? इफ अ डाइज रोल्ड, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये ऑप्शंस हैं, क्या बोलते हैं इसको? आउटकम। तो सर सैंपल स्पेस क्या होता है? थोड़ा सा इंतजार रखो, अभी बताता हूं। अगला पॉइंट हमारे पास सैंपल स्पेस ही है। जो अभी पीछे आपने पढ़ा है, यहां पे एक वर्ड लगा हुआ है, आवाज नहीं आई जी, क्या लिखा है हमने यहां पे? दोबारा बोलो, पूरी लाइन बोलो। यहां पे ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जबकि यहां पे है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। याद होगा सेट में हम क्या लगा देते हैं दोनों तरफ? याद है? ये देखो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है ना, बस इसी से ये सैंपल स्पेस कहलाता है। देखो ना, सब कुछ पहले जैसा है। अगर सैंपल स्पेस लिखना है तो दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट, आउटकम ये है, सैंपल स्पेस लिखना है तो दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसको हम? सैंपल स्पेस। क्लियर है जी? इसके बाद आगे हमारे पास सैंपल पॉइंट क्या होता है जी? सैंपल पॉइंट मतलब क्या? ये जो आउटकम है, अभी आपने पढ़ा कि अगर एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, ये इसके सैंपल स्पेस आएंगे। ये एक अकेले को सैंपल पॉइंट बोलते हैं, इस अकेले को भी सैंपल पॉइंट बोलते हैं, इसको भी सैंपल पॉइंट, और इसको भी। तो कितने सैंपल पॉइंट है इसमें? 4 सैंपल पॉइंट। ये 4 सैंपल पॉइंट। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अगला है हमारे पास सिंपल इवेंट, जिसमें सिर्फ एक आउटकम आएगा, उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। जैसे मान लो एक क्वाइन को अगर आपने टॉस किया और उसके बाद दो बार टॉस किया, एक बार नहीं दो बार टॉस किया, और ये सैंपल स्पेस आ गया आपके पास। हमने यहां पे क्या पूछा है? कितने चांसेस हैं? 1। तो ये जो इवेंट है इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। कौन सा इवेंट बोलते हैं? सिंपल इवेंट। ये क्या लिखा हमने यहां पे? कितने ऑप्शन है? कौन सा इवेंट? सिंपल इवेंट। क्या हमने यहां पे लिखा सिंपल इवेंट के लिए? यस, सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिंपल इवेंट। इसके बाद है हमारे पास कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट मतलब क्या? जैसे मान लो एक कॉइन को दो बार टॉस किया हमने, ये ऑप्शन आया। अब क्या बोला हमने यहाँ पे? What are the chances to obtain at least one head? कम से कम एक हेड आ जाए, इसके चांसेस क्या है? कम से कम एक हेड, 2 हेड आई तो भी चलेगा। एक हेड वाला है ये, एक हेड वाला है ये 2 हेड वाला है, ये ऑप्शन आ गया। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड इवेंट। क्या लिखा हमने अगले वाले में? क्या चांसेस हैं एक हेड आने के? तो एक हेड आने के कितने चांसेस हैं यहाँ पे? या तो हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड, ये ऑप्शन है। क्लियर है जी? तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना जी? इसके बाद अगला हमारे पास, अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? तो इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो,
मान लो एक डाई को रोल किया, अब एक डाई को रोल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अच्छा, अगर ऑड नंबर की बात करो तो ये आएगा, इवन नंबर की बात करो तो ये आएगा। इन दोनों में कॉमन बताओ, है कुछ कॉमन? तो इसका मतलब कौन सा इवेंट है, ए और बी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है जी? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद है हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट। जब ए यूनियन बी यूनियन सी सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे कि इफ अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को हमने क्या किया यहाँ पे, रोल किया। ए को मान लिया नंबर लेस देन 4, बी को मान लिया नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। अच्छा, अ नंबर लेस देन 4 क्या होगा, 1 2 3, 2 से ज्यादा लेकिन 5 से कम तो 3 और 4। और सी क्या, अ नंबर ग्रेटर देन 4। ये मैंने सारे ऑप्शन लिख दिए, चेक कर लो, ठीक है। अब इन तीनों में अगर यूनियन निकालोगे तो यही आ जाए, इसका मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट है। क्लियर है जी? ठीक है। इसके बाद अगला है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, जिसमें इन सभी के बीच में जो कॉमन है, यूनियन है, वो तो 5 है और इसके साथ इंटरसेक्शन भी 5 है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। उम्मीद करता हूं ये 9 तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन जाते हैं, ये हमारे काम के हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अब हम इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? सबसे पहले है ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। चलो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ये दोनों सेम है। अच्छा, क्या नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए तो ए चाहिए। तो देख रहे हो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा है, ए ना हो लेकिन बी हो तो बी में से इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। क्लियर है जी? अच्छा, यूनियन का फॉर्मूला तो आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? अच्छा, 3 वाले में ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी, तो क्या फॉर्मूला? प्लस, वेरी गुड, लास्ट में इनका इंटरसेक्शन प्लस कर देते हैं। इसके बाद किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। किसी भी चीज के होने की संभावना और किसी भी चीज के ना होने की संभावना दोनों मिला के हमेशा 1 होता है। एक दो बातें और, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, आउटकम कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, ये इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो आपके मतलब की जो चीज है, ये सभी जो 9 तक बताया, ये तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है और 10th क्लास में भी पढ़ा है। बताना इसलिए पढ़ा कि आप चीजों को याद कर लो, दोबारा वो चीजें जो पढ़ी हैं आपने वो याद आ जाएं। तो आगे बढ़ते हैं, और अब ये मेन चीज जो हमारे सिलेबस का पार्ट है और जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सामने देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें निकालना है जिसमें बी जो है वो पहले ही हो चुका है। ध्यान से समझिए, आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी पहले ही हो चुका है, इसलिए हमने लिखा बी ऑलरेडी अकर्ड और ए निकालना है। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद रहे जो ऑलरेडी हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लेते हैं। वो ऐसे ही इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो आप बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए ऑलरेडी अकर्ड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे किससे डिवाइड करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। आप देख सकते हो इन दोनों में न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग है, जो ऑलरेडी हो चुका है उससे डिवाइड किया जाता है। चलिए, तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा, बिल्कुल ठीक समझा आपने, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर 1 है और साथ के साथ सॉल्व करेंगे, बट पहले पढ़ लेते हैं साथ के साथ कि क्या लिखा है। कहता है गिवन दैट E and F आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F बता रखा है, और यह भी बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है।
आपको बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ और एफ स्लैश ई निकालने को, क्या निकाल सकते हैं? चलो जरा स्टार्ट करते हैं, फिर शुरू हो जाओ। पहले तो वो लिखो जो दे रखा है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता रखा है 0.6, बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3, बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.2। जैसा हम सभी जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये है हमारे पास। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.3 और सॉल्व करके आ जाएगा ये 2/3। एक बात का ध्यान रहे, प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से बड़ी नहीं होती है, तो ये तो दिख भी रहा है कि एक से छोटा ही है ये, है ना जी। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सॉल्व करोगे तो 0.2 अपॉन 0.6 सॉल्व करके आ जाएगा 1/3। यहां तक कोई दिक्कत जी? नहीं? एक दो बच्चे अभी भी कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, जल्दी कंप्लीट कीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है, चलिए जल्दी से कंप्लीट करके दो। क्वेश्चन नंबर 2। आ गया जी। चलो क्वेश्चन नंबर जो इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान है। लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 बता रखा है, अब आपको बी भी बता रखा है और क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया अगर कोई चीज ऐसी जो आपको बता रखा है तो क्या उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग? ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसमें पहले से हमें जो पता है वो हमने रख लिया यहां पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो गया। सेकंड पार्ट निकालो इसका। और भी कुछ बोला है क्वेश्चन में निकालने को? हाँ जी, निकालिए फिर। फॉर्मूला आपको पता है।
A union B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. हो गया? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्या? चलिए तेरा क्वेश्चन नंबर 4 हम मिलके पढ़ते हैं। थोड़ा सा ट्रिक है लेकिन आसान है। इवेल्युएट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, बोल रहा है डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 5/26। सामने देखो इधर, अभी नोट नहीं करना, पहले 2-3 स्टेप देख लो, इसके बाद मुझे करके दिखाना। सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। आपको बता रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? 5/13। नोट नहीं करना, सामने देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 5/26। अच्छा, कुछ और भी दे रखा है 5/13 जो बराबर है, क्या बता रखा है? बी की प्रोबेबिलिटी कितना? 5/13। और क्या पता है आपको? इसमें यूनियन निकालना है आपको, जबकि ए स्लैश बी दे रखा है। दे रखा है, लगा दो फॉर्मूला और सॉल्व करके दिखाओ। इंटरसेक्शन निकल गया सबका, यूनियन निकालिए। बात नहीं जी, आंसर आना चाहिए 11/26। हो गया? गुड। मजा आ रहा है जी? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11। कहता है इंटरसेक्शन बताओ। अच्छा, इंटरसेक्शन तो तब बताओगे ना जब फॉर्मूला आपको पता हो यूनियन का। तो आप देख पा रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता है? पता है? आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट की और इंटरसेक्शन आ गया। क्लियर है? क्योंकि यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है वो दे रखी है। इसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है ए स्लैश बी, क्या नहीं निकाल सकते? आपको ए पता है, बी पता है और इंटरसेक्शन भी आप पता चल गया है ना। तो ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ऐसे ही ये कर सकते हो? ठीक है, तो ये अपने आप कर लेना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे डू योरसेल्फ। ये बताने वाली ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस समझना था, समझा दिया।
आओ जरा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कहता कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा था कि खाना पका पकाया मिल गया, बस खाना है। अब खाना भी पकाना है और खाना भी है, मतलब आपको सब कुछ निकालना है। देखो, एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे। सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो क्या होगा। चलो एक इंपॉर्टेंट बात समझो, कॉइन के कितने पहलू होते हैं? 2। तो ये बेस में हमने क्या किया, जब कॉइन के पता चल गए 2 पहलू होते हैं तो बेस में हमने 2 लिख दिया। ओके, और कितनी बार कॉइन को उछाला तो वो n की जगह लिख देंगे। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार उछाला जी? 3 बार। अगर कॉइन को आप 3 बार उछालोगे तो जो सिचुएशन बनेगी यहाँ पे 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 8। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सैंपल स्पेस आएगा वो 8 सैंपल स्पेस आएगा। कितने सैंपल स्पेस? अब सर ये सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं? चलो, ये 8 है, कॉइन के केस में लागू होता है, ध्यान रखना। एक साथ 4 हेड लिख लो और उसके बाद एक साथ 4 टेल लिख दो। समझ में आया? फिर क्या करोगे, 2 हेड और 2 टेल, ये देख रहे हो यहां पे 2 टेल। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2 हेड लिखेंगे और 2 टेल लिखेंगे। देख रहे हो यहां पे 2 हेड और 2 टेल एक साथ क्रिएट हो रहे हैं, है ना जी? ठीक है। उसके बाद अगले पार्ट में 1 हेड 1 टेल लिखेंगे। देखो ना सर, ये कैसे पता चला 4 बार ही लिखना है? ये देखो कितना है यहाँ पे, आवाज नहीं आई जी। जितने हैं टोटल इसका हाफ करो, कितना आ गया? 4। तो 4 बार हेड और 4 बार टेल। अब जितने बार यहां लिखा है उसका आधा, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। उसके बाद जो यहां लिखा है उसका आधा, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, सारे लगा दो। मैंने तो डियर ऊपर नीचे लिखा है, आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप तो इसको लाइन में लिखोगे। ठीक है, याद रखोगे जी? ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ठीक नहीं है, बहुत सारा पेज भी वेस्ट हो जाता है और फिर ये आपको पता होना चाहिए आपने क्या किया है। क्लियर है? अच्छा, अब इसने बोला क्या है जरा वो समझो ध्यान से। पहले पार्ट में कहता है हेड ऑन थर्ड टॉस, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोल रहा है ये? ई, हेड ऑन थर्ड टॉस। अच्छा, एक ये है, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। समझ में आ रहा है? तो ये 4 केसेस है जिसमें हेड है, देख रहे हो? अच्छा, एफ में क्या बोला है? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। एक तो ये है, एक 2, इसके बाद तो कहीं नहीं दिख रहा जहां पे 2 बार एक साथ हेड आ जाए। क्लियर है जी? तो इसके आउटकम लिख लिए हमने, कौन कौन से आउटकम है? ये और ये। डन? अच्छा, इनमें कुछ कॉमन भी है क्या? यस, कॉमन है। ये और ये दोनों कॉमन है। हेलो, ये दोनों आपस में कॉमन है क्योंकि जो इसमें है वही इसमें है, दोनों में कॉमन है। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताना है, क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसके लिए चेक करो, ये टोटल कितने हैं यहाँ पे? 8, और यहाँ पे फेवर में कितने हैं आपके पास? 4। तो आंसर आएगा इसका, बच्चे ने कहा 1/2। अभी 1/2 की बात नहीं कर रहा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा? 4/8। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हाँ जी, 1/8। चलो एक काम करता हूं, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख ही देता हूं सारी प्रोबेबिलिटी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। वो मैंने लिखा नहीं है उसका। एक तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कितना बताया आपने? हाँ जी, 4/8। कैसे आया पता चला? ठीक है, हम फॉर्मूला तो सब जानते हैं या नहीं? क्या फॉर्मूला बताया था हमने आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 4/8। ऐसे ही अगर मुझे एफ की निकालनी है तो कैसे निकालोगे? एफ, देखो एफ में कितने ऑप्शन है? 2। कितने में से? टोटल 8 में से, तो 2/8। और इसके लिए कितना? 1/8। आपको निकालने को क्या बोला है? E/F। देखो ना क्या बोला है उसने, ध्यान से समझना। बोला ना E/F, बताओ हाँ या ना? जहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है उसके ऊपर ही लाइन में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो E/F मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F।
इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पहले नहीं लिखा था। समझ में आया? तो जो मतलब की चीज है वो लिख लो, जो नहीं है मत लिखो। मैं तो यही कह सकता हूं, ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यू लगाई, आंसर आ गया। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, सेकंड में कहता है ई एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो हो ही। अच्छा, कम से कम 2 हेड, एक तो ये है, एक ये है। अच्छा, इसमें 3 हेड होगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 हेड वाला तो चाहिए। 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, और कोई है तो 4 ऑप्शन है। देखो ये देख रहे हो, ये सारे लिख दिए मैंने। इसके बाद एफ में बोला है एट मोस्ट 2 हेड, कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। अगर हेड नहीं होगा ना तो भी चलेगा। तो अगर हेड नहीं होगा तो ये देखो, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये ज्यादा ज्यादा 2 हेड, तो ये तो चाहिए ही नहीं हमें। ये बाकी सारे चलेंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा। अच्छा, टेल वाले भी चलेंगे? हाँ जी, टेल वाले भी, क्योंकि एट मोस्ट 2 हेड, तो सारे लिख दिए। देखो ना, टोटल ये 7 है, ये 4 है, और इनमें दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ पे लिख लो। इसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली मैंने, और इसके बाद जो चाहिए वो निकाल लिया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है। थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं वो आपको, एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए। इसका मतलब नहीं होगा टेल तो भी चलेगा, तो वही 7 आंसर आएंगे, इसमें 7 आएंगे, देख लो। और कहते हैं एफ में एट मोस्ट 1 टेल, अच्छा सॉरी, एट लीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल भी आए तो चलेगा, 2 टेल वाले भी और 3 टेल वाले भी। ये लिख दिए मैंने यहाँ पे, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाली मैंने यहाँ पे, और इसके बाद जो पूछा उसका आंसर दिया। क्लियर है? तो एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और खुद ही इवेंट्स निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जो इन्होंने कंडीशन बताई है उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। ठीक है? होम फन में लिखो क्या करके आना है आपको। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। और एग्जाम्पल है इसमें 1 to 5। ये 5 एग्जाम्पल, 1 to 5 नहीं, 1 to 6। एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को कई बार पूछा गया है। डिस्कस करेंगे इसको बाद में, बट आप यहां तक पहले कंप्लीट करके लेके आओगे। ओके जी? मजा आ गया? चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।